तो हेलो मेरे चैंपियंस, आ गया हूँ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 लेके। तो मैं हूँ तुम्हारा जेनित भैया आज, और तुम देख रहे हो अभी इन्फिनियन लर्न। सिंपल सा ही है, बड़ा कुछ नहीं। तो ठीक है, तो पहले मैं हमारे पार्ट 1 में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक मतलब पहला जो जगह था हमने कवर कर लिया था। पहले हम पार्ट 1 में देखे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या होता है, हमने देखा था। फिर देखा था हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर कि हम किस बेसिस पे हम सेक्टर्स को किस किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम नेचर के बेसिस पे हम 3 तरीके से कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम 3 कर सकते हैं, 2 टाइप से में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो है ऑर्गेनिक सेक्टर, अनऑर्गेनिक सेक्टर। एंड ओनरशिप के बेसिस पे भी हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर देखा था सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कैसे काम करता है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। एंड कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स को भी हम कंपेयर किया था कि कौन सा सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा था। जीडीपी के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था हमने। फिर हिस्ट्रिकल चेंजेस के बारे में भी देखा था कि हिस्ट्री में पहले क्या होता था, जो कि पहले होता था कि फार्मिंग डोमिनेट करता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करने लगा, फिर अभी मॉडर्न एरा में और टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट करने लगा, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग, क्यों टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा था। एंड नॉट ऑल द सेक्टर्स आर ग्रोइंग इक्वली, तीनों सेक्टर इक्वली भी ग्रो भी नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने ये भी देखा था। अभी आते हैं हमारा आज के टॉपिक पे, जो है एम्प्लॉयमेंट शेयर। कहाँ गया पेन? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जीडीपी शेयर किस सेक्टर का कितना है। अभी देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट शेयर किस सेक्टर का कितना है। एम्प्लॉयमेंट शेयर, ठीक है, देखेंगे। लास्ट क्लास की तरह एक डायग्राम बना देता हूं मैं फिर से। हंड्रेड 50 0, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट शेयर कब का है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट 1977 से 1978, अच्छा 1977 से 1978 तक है रिपोर्ट ये, और 2013 का रिपोर्ट है ये, 13 से 14 तक। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जब 1977 से 1978 तक प्राइमरी सेक्टर इधर डोमिनेट करता था, सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते थे। अप्रोक्स 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। और टर्शियरी सेक्टर जो है ना, टर्शियरी सेक्टर में अप्रोक्स 18% लोग ही काम करते हैं। ठीक है, और अभी इस जगह मतलब अभी के इस 2013-14 के रिपोर्ट में अप्रोक्स 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और 31% लोग टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। और इसका तो 25% होगा अप्रोक्स, हाँ 25%। तो इस ग्राफ से ये पता चलता है कि पहले टाइम पे जैसे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी पहले टाइम पे प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा होता था, टर्शियरी सेक्टर में का थोड़ा कम होता था। अभी सेम है कि अभी मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी सबसे ज्यादा लोग पहले प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते थे। फिर धीरे धीरे 2013-14 के रिपोर्ट में देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन मतलब जितने लोग मतलब प्राइमरी सेक्टर में लोग कम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं काम करते, बट पहले 71% था, अभी 44% हो गया।
ऐसे ही टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो हो रहा है कि पहले टर्शियरी सेक्टर 18% था, अभी 31% हो गया। बट इधर एक ट्विस्ट है। देखो यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, स्टूडेंट को भी थोड़ा दिक्कत होता है कि देखो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ अभी। पहले क्या था, पहले के टाइम में इधर ही मैं जीडीपी शेयर का ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जीडीपी शेयर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा था ना जीडीपी शेयर का ग्राफ, इधर ये था प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्स मान लो 50 के आसपास लोग काम करते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50 लोग 70% कंट्रीब्यूशन करते थे, ठीक है, समझ गए ना। और इधर कितने थे, ये तो ऐसे 10% के आसपास था, 10% के आसपास जो 18% कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। बट इधर देखो, इधर क्या हुआ, नहीं इधर थोड़ा गलत हो गया ना, बनाने में थोड़ा गलत हो गया। किधर गया, ये और नीचे होगा, 33% नहीं, या 31, अच्छा 31%, 31 और 3 जो भी हो, अप्रोच इतना ढंग से कौन करता है। देखो इधर क्या हुआ, थर्टी वन परसेंट जो टर्शियरी सेक्टर से आता था, लोग काम करते, 31% ने मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा ही कर लिया, बट 44% भी जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। और मिडिल तो सेकेंडरी सेक्टर है ही, सेकेंडरी सेक्टर के बाद अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब अप्रोक्स सेम ही होता है, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर में देखो 71 से 44% आ गया, देखो ठीक है, समझ रहे हो ना, कि इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी में शेयर है ना, प्राइमरी सेक्टर जो जितना जीडीपी में शेयर पहले देता था बहुत कम गया। इस मतलब सपोज 70% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले देता था, अभी 20% कंट्रीब्यूशन देता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले 71% कंट्रीब्यूशन देता था प्राइमरी सेक्टर, अभी 20% कंट्रीब्यूशन देता था जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर। बट एम्प्लॉयबिलिटी में पहले 71% था, 71% ने 71% कंट्रीब्यूशन दिया, अभी क्या हुआ 44% लोग ने 20% ही कंट्रीब्यूशन दिया, और टर्शियरी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे दिया एज कम्पेयर टू जितना लोग काम करते हैं, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा ट्रिकी जगह है, ध्यान से समझना, ठीक है। समझ नहीं आया तो ये जगह फिर से देख लेना एक बार। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि लोग जितना काम करते थे पहले प्राइमरी सेक्टर में, इससे जितना कमा अभी कम गया, जितना कम डिक्रीज हुआ, जितने लोग 71% से जितना कम 44% हो गया, ठीक है। बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन इससे कम हो गया, इसे ये इधर नहीं होगा, ये नहीं इधर नहीं होगा, ये इससे भी कम होगा। तो मतलब मैं बोल रहा था 71% से 44% हो गया, ठीक है। और उधर 71% अप्रोक्स 71% नहीं, अप्रोक्स 60% से अभी 20% हो गया। इधर 30% का इंक्रीज हो गया, इधर 40% का डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, इधर 40% का डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो ना अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जित 30% डिक्रीज होने के बाद भी 40% मतलब 30% लोग प्राइमरी सेक्टर छोड़ के बाकी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में चले गए। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 30% ही घटना चाहिए, बट इधर 40% घट गया जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। देखो ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता, ज्यादा थोड़ा ट्रिकी है इसीलिए एग्जाम में नहीं आता, बट तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ ज्यादा कुछ डेप्थ में समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11 में बहुत काम आएगा ये, देख लो। क्यों होता है मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसा क्यों होता है,
ठीक है, कहा गया पेन, हाँ। रीजन 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 क्या है? रीजन 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 जीडीपी शेयर वर्सेस एम्प्लॉयमेंट शेयर। ठीक है, रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? रीजन ये है कि एम्प्लॉयमेंट, नॉट इनफ जॉब्स आर जनरेटेड फॉर किसके लिए? सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के लिए। मैं सेकंड एंड थर्ड लिख दे रहा हूँ, तुम ढंग से लिख लेना। एग्जाम में सेकंड थर्ड नहीं लिखना, सेकेंडरी सेक्टर, प्रॉपर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर लिखना, ठीक है। एंड मेन टॉपिक है वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है, तुम्हें समझना होगा। मैं पे ऊपर तुम नोट्स कर लो, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट टॉपिक को तुम्हें ढंग से समझना होगा। एग्जाम में बहुत बार, हर साल आता है लगभग। अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिसग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। डिसग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। लिख लिया? अभी समझो, नोट्स बनाना बंद करो, अभी समझो ठीक ध्यान से। तुम एक गांव में रहते हो, तुम्हारे पापा, गांव में रहते हो तुम, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे चाचा है, ठीक है। पापा है, चाचा है। पापा के दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, एक तुम हो, एक तुम्हारा ब्रदर है। चाचा का भी दो बच्चे हैं, वो तो तुम्हारे से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। पापा एंड चाचा मिलके एक जगह काम करते हैं, ठीक है। एक जगह एक खेती में खेती करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? चावल, चावल, चावल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पापा और तुम्हारे चाचा ने मिलके चावल प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो इस एक साल में ये दोनों मिलके, दोनों का जी जान लगा के मेहनत करके 100 टन चावल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दिन बढ़ता गया, तुम्हारे भाई चाचा के लड़के ने बहुत बड़ा हो गया, तो ये चाचा ने बोला कि देखो बेटा, हमारे दोनों तुम्हारे मतलब पापा और चाचा दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा टायर्ड ज्यादा हो जाता है, तो तुम दोनों भी मुझे हेल्प करने चले जाओ। तो चले गए। तो टोटल अभी 4 लोग काम कर रहे हैं इधर पे, ठीक है। तो 4 लोग मिलकर काम करने से 300 टन अभी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पहले 2 लोग काम करने से 2 टन प्रोड्यूस हो रहा था, अभी 4 लोग काम करने से 300 टन चावल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अभी दिन बढ़ता गया। तुम्हारे भाई, ये तुम हो या तुम्हारा भाई है, ब्रदर, ब्रदर भी बड़ा हो गया। तुम्हारे पापा ने बोला, देख, तुम्हारे भाई को बोला, देखो भाई बेटा, तुम भी काम में लग जाओ। तो तुम्हारे भाई भी ज्वाइन कर लिया, तो अभी 4 से 5 हो गए। 5 लोग मिलके 350 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए ना। अभी बारी आई तुम्हारी, तुम्हारे पापा ने बोला अभी तुम चलो, तुम भी काम करने चलो, ठीक है। तो तुम भी चले गए, तो कितने हो गए? 6 लोग। अभी 6 लोग हो गए काम करने के। तो देखो, पहले 2 लोग मिलके 100 टन चावल प्रोड्यूस करते थे, 4 लोग मिलके 300 टन चावल प्रोड्यूस करते थे, अभी 5 लोग मिलके 350 टन प्रोड्यूस करने लगे।
अभी आए 6 लोग तुम्हारे साथ, तुम हुई थी, ओके। तो 6 लोग मिलके तुम्हें तो लग रहा होगा 400 टन प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। बट रिजल्ट देखा गया कि 350 टन ही प्रोड्यूस हुआ। तो तुम्हारे पापा ने लाया जोता, बोला कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें ज्वाइन किया, मतलब तुम्हें खेती खेती बाड़ी में लगाया, बट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सोचो ऐसा क्यों हुआ? 5 लोग काम करने से 350 टन प्रोड्यूस हो रहा है, तो 6 लोग काम करने से तो 450 टन प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना? क्यों नहीं हुआ? देखो ये खेत है, जमीन है, जमीन का एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा जितने भी लोग लगा दो प्रोड्यूस नहीं होगा। जितना भी यूज कर लो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस इस जगह से, मतलब इस सभी लिमिटेड जगह से प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि तुम काम करो या ना करो, प्रोड्यूस 350 टन ही होगा, ठीक है। तो 5 लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इधर इसका 5 है, 5 लोग काम करने से मैक्सिमम इसका आउटपुट निकलता है। 6 लोग एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाए तो फिर भी 350 टन ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है तुम डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट हो। तो डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट तो पता चल गया कि तुम्हारा होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल प्रोडक्शन में। तो सिंपल से हम लिख देते हैं कि इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड, नो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर निकाल भी दिया तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और 5 लोग मिलकर टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट। ये हर साल, लगभग हर साल आता है एग्जाम में, तो ढंग से देख लेना, ये नोट्स बना लो। ठीक है, नोट कर लिया? नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे करेंगे? एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज तुम हो, यू, मैं नहीं हूं, तुम हो। तुम क्या हो? किसान हो। किसान कोई बुरा नहीं होता, किसान हो। किसान के वजह से हम खाना पेट भर के खा सकते हैं, खा पा रहे हैं, किसान हो, ठीक है। तो तुम्हें खेती करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो मान लो कि बारिश ही नहीं हो रही है, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? इरिगेशन सही चाहिए हो ना, इरिगेशन चाहिए होगा ना। खेती करने के लिए इरिगेशन तो चाहिए होगा। खेती करने के लिए इरिगेशन चाहिए होगा। तो तुम अकेले तो इरिगेशन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की जरूरत होगा इरिगेशन में, ठीक है। इरिगेशन में गवर्नमेंट की जरूरत होगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो ठीक है, एक डैम बनाते हैं। तो इरिगेशन, तुमने जाके गवर्नमेंट को बोला कि मुझे इरिगेशन करना है, बारिश नहीं हो रही, खेती करनी है। गवर्नमेंट बोला ठीक है, डैम बनाते हैं, चलो। तो आए गवर्नमेंट, तुम्हारे खेत के पास एक नदी है, नदी में डैम बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाने में कितना आदमी चाहिए होगा? तुमने बोला 200 आदमी चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, 200 नहीं, 250 ले लो।
250 आदमी ले लो और जल्दी से काम पूरा करो, ठीक है। तो 250 आदमी ले लिया, तो 250 आदमी ले लिया, तो फिर तुमने बोला कि गवर्नमेंट सर मुझे तो पैसा ही नहीं दिया काम करने, डैम बनाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा वरना डैम कैसे बनेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम बना लो ना, फिर पहले पहले बनाओ तो सही, फिर मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम बनाओ तो सही पहले, फिर पैसा मिलेगा। तो मैंने सोचा कि कैसे पैसा मिलेगा, तो सोचा कि बैंक से लोन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया। अभी क्या हुआ, लोन तो ले लिया, काम भी स्टार्ट हो गया, बट सीमेंट तो लाना पड़ेगा, रॉड तो लाना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे, फैक्ट्री से, कैसे लाओगे, कार से या कुछ और से, क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कहा गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, फिर ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। सब कुछ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, डैम बन भी गया, डैम का काम कंप्लीट हो गया। अभी तुम्हें ढंग से इरिगेशन भी हो रहा है, तो इरिगेशन की वजह से ज्यादा क्रॉप्स भी ज्यादा होगा, क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्रॉस प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इरिगेशन से डैम का हो रहा है, मतलब एग्जांपल के साथ कि डैम का क्रिएशन हो, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसमें से 250 लोग का नौकरी मिलेगा। एक डैम बनाने में 10 साल तो लगता ही होगा, ठीक है। तो 10 साल तक ये 250 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। फिर बैंक में जो लोन लिया था इंटरेस्ट के साथ, बैंक का भी प्रोड हो गया, बैंक में 20 लोग काम करते हैं, 20 लोगों का सैलरी मिल गया। फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन रॉड जो आने, सीमेंट जो ला रहे हो, इससे ट्रांसपोर्टेशन को भी पैसा मिल गया, ठीक है ना। फिर तुम्हें डैम कंप्लीट करने के बाद फसल भी, क्रॉप भी ज्यादा हो गया, तो क्रॉप सेल करो, ज्यादा सेल करोगे तुम्हें, तो फिर तो तुम्हें भी ज्यादा इनकम हो गया, ऑब्वियसली, ठीक है ना। पूरा एक सर्किल से चलता है सब कुछ। तो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करने से ही हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर फिर अच्छा, उसके बाद और एक है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें, इसके बाद मैं आऊंगा इसके क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मेन टॉपिक पे, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये भी जरूरी है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कि लेट्स सपोज, हाँ, गांव में क्या होता है कि जब फसल काटने का टाइम आता है तब ज्यादा लोगों को जॉब मिलता है, कि तो काम मिलता है कि तुम लोगों का काम मिलता है आके फसल काटने के लिए। बट बाकी टाइम क्या होता है, 6 महीना काम मिलता है ऐसा, बाकी टाइम क्या करेगा, बाकी टाइम तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो इसी बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो एक सीजन के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब काम पे है, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयमेंट में है, कैटेगरी में है, उसे ही बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं बाद में इसका, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का। अब आता है मेन टॉपिक पे, कहा गया मेरा ब्लैक पेन, हाँ, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ठीक है। अभी आते हैं राइट टू वर्क पे। व्हाट इज राइट टू वर्क,
जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, ऐसे काम करने का भी अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है, तो इस राइट टू वर्क के अंडर 2005 में, ब्लू पेन ले लेता हूँ, 2005 में मनरेगा लाया, मनरेगा 2005 में। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से बोलो, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इस मनरेगा का काम क्या होता है? मनरेगा का असल मुद्दा है कि मकसद है कि गांव के लोगों को 100 डेज का काम देना। ठीक है, गांव के लोगों को 100 डेज का काम देना। तो तुम सोच रहे हो कि 100 डेज ही क्यों, साल में तो 365 दिन है, तो 100 डेज ही क्यों? ठीक है ना। तो गांव में क्या होता है, मैंने बोला था सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के 6 महीना काम होता है, 6 महीना काम नहीं होता। तो 6 महीना काम किया, इधर अप्रोक्स 3 महीना है, तो 9 महीना काम किया। 6 महीने तो मतलब कुछ काम करने, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में है ना, तो 6 महीने में 3 महीना का काम तो मिल गया, बाकी 3 महीना घूम मौसी के घर, पापा के मतलब चाचा के घर घूम के आओ। सरकार का यही असली मुद्दा था, मतलब मकसद था। ठीक है, लिख लो, मनरेगा बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, और एक बात है कि अगर 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 ये मनरेगा में बोला कि गारंटेड 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 एम्प्लॉयमेंट देगा, अगर एम्प्लॉयमेंट सरकार के पास कुछ भी काम नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट को तुम्हें कोई काम नहीं दे पाया, तो इस टाइम में तुम्हें भत्ता देगा, बेरोजगारी भत्ता देगा इस टाइम में 100 दिन का। ठीक है, कॉमेंट ने ये बोला, लिख लो। ठीक है, लिख लिया। और एक मैं टॉपिक तुम्हें समझा देता हूँ कि अभी ये टॉपिक एक्चुअली में तुम्हारे बुक में नहीं है, बट जब ये अपडेट होगा तुम्हारा बुक, जरूर होगा ये टॉपिक। ठीक है, 100% ये टॉपिक आएगा, क्योंकि ये टॉपिक 2025 के लास्ट में ही लागू हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने चालू किया था। जीवीजी राम जी जो है ना, जो मनरेगा को थोड़ा चेंज करके बनाया गया था 2025 में। ये नेक्स्ट तुम्हारे जब अपडेट होगा तुम्हारा बुक, तब आ जाएगा। तुम्हारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान के रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये आएगा ऑलरेडी बुक में, फ्यूचर में ऑलरेडी बुक में आएगा, गारंटेड है मेरा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, महात्मा, इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। ठीक है, और बीबी जी राम जी का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहा, तुमने गूगल के सर्च करके लिख देना। ठीक है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ऐसे भी नहीं आएगा, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई जरूरत है में से, इसीलिए लिखना भी कोई जरूरत मायने नहीं रहता, सिर्फ समझने के लिए। तो इसमें बोला गया कि 100 डेज का काम मिलेगा, ये थोड़ा इंप्रूव करके 125 डेज का काम मिलेगा, 125 का डेज का काम मिलेगा। ठीक है, और लास्ट है इधर मनरेगा में बोला गया था कि 100% जो 100 दिन का काम होगा, 100% जो काम देगा, जो खर्चा होगा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, बट बीवीजी राम जी में ऐसा नहीं बोला, बीवीजी राम जी ने बोला 60-40 एंड 90-10।
कुछ कुछ स्टेट्स में 60-40, 60% सेंट्रल देगा और 40% स्टेट देगा, ठीक है। और किसी किसी स्टेट में 90% सेंट्रल देगा और 10% स्टेट देगा। जैसे त्रिपुरा में 90% सेंट्रल देगा, 10% देगा 10% देगा स्टेट। ऐसे ही कुछ स्टेट में 60% देगा सेंट्रल, 40% देगा स्टेट, मतलब पूरा खर्चे का। ऐसा ही थोड़ा बहुत जान लो, ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तुम्हारे नोट में ऐसा बना दो, एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे लिख दो। हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड देखेंगे, इसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक देखेंगे, और थोड़ा जो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं देखेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर ये होता है जो रजिस्टर होता है, जो जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल का जो फार्म है या इंडस्ट्री है, कंपनी से, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर रजिस्टर होता है, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होता है, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो ये मैनेज भी, मतलब चेक भी, रेगुलर चेकिंग भी होता है, रेगुलर चेक भी होता है इसका। और अनऑर्गेनाइज क्या है? नॉट रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर, तो इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, फॉलो गवर्नमेंटल मेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और इधर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नॉट फॉलो, खत्म। फिर क्या होता है, जब गवर्नमेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट के सुपरविजन से अंडर होता है, तो थोड़ा सिक्योर होता है, सिक्योर द जॉब। इधर क्या होता है, नॉट सिक्योर, उल्टा लिख दो पूरा। इधर फिर इधर होता है पेड लीव्स मिलता है इसमें, नॉट पेड लीव्स। बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर जो रजिस्टर होगा वो गवर्नमेंट के रूल से चलना पड़ेगा, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग मतलब कंपनीज होंगे, वो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर नहीं होगा, तो जो मन चाहे करेगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, इधर थोड़ा जो देखो, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट तब जब चाहे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब चाहे कंपनी के ओनर आपको, मतलब काम जो वर्कर्स है उनको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सीजनल एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा कुछ देखा था, एमजीएन रेगा, एमजीएन रेगा, मैंने हाँ थोड़ी देर पहले जो बात किया था, एमजीएन रेगा, इसके अंडर ही होता है कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से कोई किसी को निकाल दिया, तब वो मनरेगा के अंडर काम कर सकता है, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज भी देता है, सब्सिडीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, क्योंकि देखो कभी कभी जब घाटा होता है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, तब वर्कर्स को निकाल देते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, तब गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कि तुम नहीं निकालो, मत निकालना, मैं थोड़ा सब्सिडी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। We have public sector and private sector.
हमारे चैप्टर का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? पब्लिक में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेम ही होता है, मैनेज एंड कंट्रोल, कंट्रोल मैनेज सेम ही होता है, मैनेज बाय गवर्नमेंट, नॉट मैनेज बाय गवर्नमेंट, अच्छा नॉट मैनेज नहीं लिखूंगा, मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। जो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर में जो टोटल पब्लिक सेक्टर मैनेज बाय गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ, कोई एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी मिलके वो मैनेज करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? लिख लो। देखो फिर पब्लिक सेक्टर्स में मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसका मेन मकसद है। तो लिख सकते हैं कि अर्निंग ऑफ मनी is not the primary importance, primary अच्छा ठीक है, अर्निंग जो है ना उसका प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राइमरी उसका नहीं है, प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, जो इसका मेन मुद्दा मकसद ये नहीं होता कि जो सिर्फ अर्न करने के लिए, उनका मेन मकसद होता है, मेन फोकस सर्विसेज है, सर्विसेज उनका मेन फोकस होता है, ठीक है। और जॉब में क्या होता है, हाईली सिक्योर्ड जॉब होता है, हाईली सिक्योर्ड जॉब, ठीक है। सेम प्राइवेट सेक्टर में उल्टा होगा इसका, अर्निंग इसका मेन मकसद ही होगा, अर्निंग मेन मकसद पूरा करना है जिंदगी में, मकसद, जॉब गारंटी नहीं है, नॉट सिक्योर जॉब, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, पोस्ट ऑफिस, एडुकेशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो, टाटा स्टील, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, ये है मेन, लिख लो। फिर 2 क्वेश्चन करके आज का क्लास ही खत्म कर देंगे। और जैसे भी सुबह से क्लास करो, क्लास करने का भी मूड ही नहीं लग रहा, गले में दर्द कर रहा है, फिर भी तुम्हारे लिए क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं लिख पाए तो लिख लेना पॉज करके। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लो। To avoid the problem of double counting when calculating GDP, only which goods and services are included, ठीक है। Intermediate goods, capital goods, raw materials, D final goods, ऑप्शन ए फाइनल, ऑप्शन ए मेरे लिए मतलब मेरा खुद का ऑप्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देखो, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी, only which
goods, goods and services are included. Intermediate goods, capital goods, final goods and services, raw materials, final goods. तो कौन सा होगा? देखो, ये मैंने पार्ट 1 में समझा दिया था कि जीडीपी में क्या होता है कि डबल काउंटिंग रुकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है। दस सेकंड का टाइम है, देख लो। दस सेकंड का टाइम दे रहा हो, तुम देख लो। ठीक है, तुम्हारा आंसर मिल गया ना? आंसर मिल गया? कौन सा होगा आंसर? आंसर कौन सा होगा तुम्हारे हिसाब से? आंसर होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आंसर होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और हाँ, जीडीपी में जो है ना, कहा जीडीपी, जीडीपी हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट करता है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो जीडीपी हमारे देश में कौन कंट्रोल, मतलब कौन काउंट करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर है, कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो मिनिस्ट्री हर साल जीडीपी कैलकुलेट करता है, ठीक है। लिख लो। लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमने होमवर्क के लिए, इसके बाद क्लास का आज का क्लास ही खत्म करेंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तीन मार्क का क्वेश्चन है। Tertiary sector is playing a significant role in the development of the nation or Indian economy. Development of nation और Indian economy ट्राई करना, नेशन की जगह इंडियन इकोनॉमी करना, नेशन, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यही खत्म होता है। तो हम बाकी नेक्स्ट जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है ना, हम कर लेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक एंड शेयर करना तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। बिलीव मी, इन्फिनिटी लर्न के साथ बने रहिए, आपका पूरा 10th का सिलेबस पूरा क्लियर हो जाएगा। हम पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके, हमारा मेन मकसद ही है, मतलब हमारा मेन मिशन ही ये है कि पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से एकदम देसी वाइब्स में पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।